हाँ, हम लोग 11वीं रसायन का वीडियो बनाने जा रहे हैं और चैप्टर 1 से बना रहे हैं क्योंकि अगले 3 महीने में 11वीं का पेपर होने वाला है। अगर नहीं पढ़े हो तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग 11वीं रसायन अध्याय 1 में है रसायन के मूलभूत अवधारणा। रसायन के मूलभूत अवधारणा, उसके अंदर पहला टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के कई नियम हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। तो ये जितना भी नियम लिखे हैं हमारा कोशिश रहेगा कि इनको अभी कवर कर सके, ठीक है। हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखना। सुरक्षित मतलब नहीं बदलना मतलब पहले जितना था उतना ही बाद में है, तभी तो ये संरक्षण है। अच्छा, संरक्षण का नियम बहुत सारे हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो संरक्षण का नियम क्या होता है उसको पहले करते हैं। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इन्हें हमारे साधु संत बोलते हैं आत्मा अजर है अमर है, ये भी संरक्षित है। आत्मा अजर है अमर है, यह आत्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण, ये तो केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में द्रव्यमान संरक्षण है। तो हम लोग केमिस्ट्री में क्या बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया में तो रासायनिक अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। मतलब अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का। अब इस नियम में क्या बोलते हैं, हम ध्यान से सुनो, इसका परिभाषा बोलने जा रहा हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और या ना ही नष्ट किया जा सकता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान होता है उतना ही अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान होता है, अर्थात अभिकारक का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होता है। हाँ, भले ही याद रखना, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो एक पदार्थ से वो किस में बदल गया, दूसरे पदार्थ का गुण ही बदल जाता है, लेकिन जितना पहले द्रव्यमान रहेगा उतना ही बाद में द्रव्यमान रहेगा। जैसे देखो, नमक हम लोग जानते हैं NaCl नमक है, नमक का टेस्ट नमकीन होता है, लेकिन यही नमक अभिक्रिया करके इनको ये बना लिया, लेकिन इनका अगर टेस्ट करेंगे तो ये नमकीन नहीं होगा क्योंकि वो नमक जो था वो बदल चुका। हाँ, लेकिन फिर भी इनका जो इसका अभिकारक का द्रव्यमान रहेगा उतना ही किसका द्रव्यमान रहेगा, उत्पाद। इसको सिद्ध करने के लिए लैंडोल्ट ने एक प्रयोग किया। लैंडोल्ट ने क्या प्रयोग किया, उसने एक आकार का नली लिया, उसने एक आकार का नली लिया, उसके एक भुजा में NaCl विलयन भरा और दूसरे भुजा में AgNO3 भरा। अभी ये लोग क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग पात्र में, मतलब कि अभी अभिकारक है। इसके बाद उसने उसको पलट दिया, पलट देने के बाद दोनों आपस में मिल गए, दोनों का लिक्विड आपस में क्या हो गया, मिल गए, और लिक्विड मिलने के बाद इसने अभिक्रिया किया तो ये उत्पाद बनाया। तो देख, उसने लैंडोल्ट ने इनको जब अलग अलग भुजा में रखा था तब उसका वजन किया, प्रयोग के पहले वजन किया था। उसके बाद जब इन्होंने अभिक्रिया कर लिया उसके बाद वजन किया और उसने देखा कि जो अभिक्रिया के पहले का द्रव्य वजन था और अभिक्रिया के बाद का वजन था, दोनों क्या थे, बराबर थे। इसे सिद्ध होता है कि अब द्रव्यमान क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। हम लोग पहला नियम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब दूसरे टॉपिक में आ जाते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो हम लिख दिए स्थिर अनुपात का नियम। अब स्थिर अनुपात का नियम क्या है इसको समझते हैं। देख, कोई भी यौगिक है, जैसे पानी यौगिक है, H2O पानी का यौगिक है, तो ये उनका अवयवीकरण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये पानी बना हुआ है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 और इंटू 2, ये 1 परमाणु भार है और ये 2। पहले इसको समझ लेते हैं स्थिर अनुपात। स्थिर का मतलब होता है निश्चित। स्थिर का मतलब क्या होता है, निश्चित। निश्चित का मतलब होता है कभी भी नहीं बदलने वाला, इसलिए इस नियम का नाम बोला गया स्थिर अनुपात का नियम। उसमें से एक पानी यौगिक के बारे में लिया गया, पानी का यौगिक लिया गया। पानी किससे बना रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और उसमें इसका परमाणु भार 1, लेकिन एक कितने हो गए, 2, 1 इंटू 2 2 हुआ, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 2 अनुपात 16। अगर हम इसको कट करते हैं 1 अनुपात 8,
तो हम इसी में समझा देते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या है। ठीक है, किसी यौगिक में उसके अवयवी कण, किसी यौगिक में उसके अवयवी कण भार की दृष्टि में हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। इसे ही क्या बोला जाता है, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। हम उदाहरण के लिए चुने हैं पानी। अब पानी ये कहीं का भी रहे, चाहे ये पानी नल का रहे, कुएं का पानी रहे, समुद्र का पानी रहे, झरना का पानी रहे, या अमेरिका का पानी, तेरे घर का पानी, मेरे घर का पानी, कहीं का भी पानी रहे, इनका भार की दृष्टि में हमेशा क्या रहेगा, 1:8। क्योंकि बताया था हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, इतने ठोके 2, तो 2 एकम 2, और ऑक्सीजन का 16, तो ये हमेशा 2:16 होगा, 1:8। कहीं का भी पानी रहे, ये हमेशा क्या रहेगा, 1:8 में ही रहेगा। ठीक है, अगर तेरे घर का पानी में अलग अनुपात होगा बताना, क्योंकि हर पानी का टेस्ट सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनका अनुपात ही क्या रहता है, सेम, पानी में अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब ठीक है, अच्छा हम तीसरा टॉपिक उठा रहे हैं, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ठीक है, गुणित अनुपात के नियम में 2 अलग-अलग तत्व लिए हैं, 2 अलग-अलग तत्वों के परमाणु है, ये आपस में क्रिया करके अगर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो ध्यान देना, एक तत्व, एक परमाणु का निश्चित द्रव्यमान, देख नाइट्रोजन का 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो नाइट्रोजन 28 है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो यहाँ 1 है, तो 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान है, लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो ये जो बदल रहा है तो इसका निश्चित है और इसका बदल रहा है फिर भी ये देख 16 के पारे में जाते हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो ये भी एक सरल अनुपात। सरल अनुपात किसको बोलते हैं, छोटा छोटा संख्याओं का अनुपात, 1:2:3 या 1:3:2, ये छोटा छोटा अनुपात रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, सरल अनुपात। अब हम गुणित अनुपात के नियम को बोलना जाने जा रहे हैं, बोल रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। 2 अलग अलग परमाणु या तत्व, 2 अलग अलग तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित परमाणु से दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान क्रिया करता है, तो ये भिन्न भिन्न भी किसमें रहता है, एक सरल अनुपात में रहता है। सरल अनुपात में इसी नियम को किस नियम से जाना जाता है, गुणित अनुपात का नियम। अच्छा यहाँ ध्यान दे सकते हो तुम लोग कि ये तो हम लोग इसी का उदाहरण जरूरी नहीं है, हम इसका भी उदाहरण ले सकते हैं। देख कार्बन और ऑक्सीजन 2 यौगिक बनाते हैं, एक CO बनाते हैं और एक CO2। देख कार्बन का परमाणु भार 12, तो यहाँ भी कार्बन का परमाणु भार 12, यहाँ भी कार्बन का परमाणु भार 12, लेकिन ऑक्सीजन का 16, तो ये 16 और 16 दूनी 32। अगर देखिए निश्चित है और ये अलग अलग है, तो ये भी किसमें, 1:2 में है, मतलब 1:2 मतलब सरल अनुपात में। तो हम लोग इसको रिपीट कर दे रहे हैं, इसका परिभाषा क्या लिखना है, जल्दी से सुन लो। 2 अलग अलग तत्व जब आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से सहयोग करता है, तो ये भिन्न भिन्न द्रव्यमान भी एक सरल अनुपात में होता है। इसे ही गुणित अनुपात के नियम से जाना जाता है। हमारा गुणित अनुपात का नियम खत्म हो गया। अब हम लोग बना रहे हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम पढ़ाने जा रहे हैं। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम, तो ये नियम क्या है, हम उसको उदाहरण से पहले समझ लेते हैं, फिर इस नियम को बताते हैं कि देख ये अलग अलग तत्व है, ये अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व, ये तीसरा तत्व ऑक्सीजन ले ली, देख ये कार्बन तत्व है और हाइड्रोजन 2 अलग अलग तत्व है, किसी तीसरा तत्व क्या ले लिया, ऑक्सीजन से। तो 2 अलग अलग तत्व तीसरे तत्व से क्रिया करते हैं, 2 अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं। अब ये जो पहले क्रिया करेंगे, ये दोनों क्रिया करेंगे, तो ये दोनों पहले के तत्व आपस में सहयोग करेंगे, तो इनके भार में अनुपात या तो वही अनुपात होता है या तो इसका सरल गुणा होता है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, 2 अलग अलग तत्व
किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो जब पहले के दोनों तत्व आपस में संयोग करेंगे तो इनमें भार की दृष्टि में वही अनुपात होगा या तो उसका सरल गुणक। अब इसको उदाहरण को समझा दे रहा कैसे, देख कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके CO2 बनाते हैं। इसका भार देते हैं, कार्बन का भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 16 दूनी 32, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन क्रिया करके H2 बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का भार 1 2 2 और ऑक्सीजन का भार 16, लेकिन इसका निश्चित द्रव्यमान लेना है। इसका क्या लेना है, निश्चित। तो इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दोगे तो 4 और 32। अब ये ऑक्सीजन निश्चित हो गया, ऑक्सीजन निश्चित होना चाहिए, तीसरे तत्व का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, निश्चित। तब ये 32 हो गया, ये भी क्या हो गया 32 निश्चित। अब ये जो दोनों पहले के तत्व आपस में क्रिया करके, तो इसका भार कितना आया है 12, इसका भार कितना आया है 4। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेंगे तो इनके भार की दृष्टि में अनुपात क्या होना चाहिए, वही अनुपात होना चाहिए, वही। देख इसमें 12 है तो 12 लेंगे, इसका 4 है तो 4 लेंगे, तो वही अनुपात होंगे, या तो सरल अनुपात बोलते हैं। तो इधर अब चेक करते हैं इस नियम। तो कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करके CH4 बनाते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु 1 होता है, ये भार 1 होता है, 1 × 4 4 हुआ। तो हमारे ये 12:4 है और ये 12:4, मतलब ये नियम क्या है, सत्य। हम लोग इसलिए एक बार नियम कैसे बोल दिया जाता है, दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तथा ये दोनों तत्व, पहले के दोनों तत्व आपस में संयोग करते हैं, तो इनका भार में अनुपात वही अनुपात होता है या तो इसका सरल अनुपात होता है। हम लोग अब आगे का नियम पढ़ रहे हैं, विक्रमवर्ग का नियम हो गया। तब गेलुसाक का गैस के आयतन संबंधी नियम, गेलुसाक का गैस के आयतन संबंधी नियम। तो गेलुसाक को गेलुसेक भी बोलते हैं और इसने गैस के लिए दिया। अच्छा, गैस को आयतन में नापा जाता है, गैस को आयतन में, इसलिए गेलुसाक का गैस के आयतन संबंधी नियम। अच्छा, इधर ध्यान देते रहना, गैस के तो नियम सीधा एक साथ हो जाएगा। जब दो गैसें आपस में संयोग करती है तो उनके आयतन में, देखो यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं है तो एक है, तो ये एक आयतन है, यहाँ इसके सामने 3 है तो ये 3 आयतन है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है नियम, जब दो गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। अगर इनसे बनने वाला उत्पाद भी गैस है, ये भी क्या है, गैस है, तो ये भी इनके साथ सरल अनुपात में होता है। इसका भी आयतन इनके साथ क्या रहता है, सरल अनुपात। तो एक सिंपल नियम है, ऐसा बोल दिया जाता है, जब दो अलग अलग गैसें आपस में संयोग करती है तो इनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। अगर इनसे बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो वो भी इनके साथ ये क्या रहता है, सरल अनुपात में होता है, ठीक है। हाँ, हम लोग एवोगैड्रो गेलुसाक का नियम हो गया। अब कैसे पढ़ रहे हैं, एवोगैड्रो का नियम, हम लिख दिया एवोगैड्रो का नियम। आगे ध्यान से सुनते रहे, एवोगैड्रो का नियम बड़ा सिंपल है, इससे सिंपल नियम तो हो ही नहीं सकता है। अगर 2 रूम है, सेम टू सेम 2 रूम है, अगर एक रूम में 100 बैठ सकते हैं तो दूसरे रूम में भी क्या बैठ सकते हैं, 100 बैठ सकते हैं। वैसे अगर 2 पात्र में, 2 अलग अलग पात्र है, अगर एक पात्र में गैस के 100 अणु है तो दूसरे पात्र में भी गैस के कितने अणु होंगे, 100। हाँ, लेकिन ये गैस क्या है, तो गैस क्या है, आयतन ताप दाब। गैस को मापने के लिए क्या चाहिए, आयतन ताप दाब, लेकिन कंडीशन मांगता है, तो इसलिए बोल दिया जाता है एवोगैड्रो के नियम में, अगर इसका ताप दाब और आयतन और इसका भी ताप दाब और आयतन समान है, दोनों का ताप दाब और आयतन समान है, तब एक पात्र में अगर 100 अणु है तो दूसरे पात्र में भी क्या होगा, 100 अणु। तो इस नियम को कैसे बोला जाता है, ध्यान से सुन लो, परिभाषा सुन लो। यदि 2 पात्रों में ताप दाब और आयतन समान है तो दोनों पात्रों में अणुओं की संख्या भी समान होगी, ठीक। चलो ठीक है, हम लोग अगर लास्ट 7वां पॉइंट चल रहा है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। 7वां पॉइंट डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इससे पहले हम लोग परमाणु के बारे में जानते हैं, फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जानते हैं। देखिए, ये वस्तु है, इस वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ा करेंगे,
तो जो सबसे छोटा टुकड़ा जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु। हर यौगिक किसी भी वस्तु या यौगिक उसको टुकड़ा करो तो उसका जो सबसे छोटा कण आएगा वो क्या है? परमाणु। तो तुम लोग जितना दुनिया में वस्तु देखते हो वो सब किससे बना है? परमाणु से। मतलब हर वस्तु का सबसे छोटा कण परमाणु। तो डाल्टन ने परमाणु के बारे में जानकारी दिया और परमाणु के लिए एक सिद्धांत दिया। तो उसने सिद्धांत में पहला बोला परमाणु अविभाज्य कण। पहला पॉइंट उसने यही रखा, परमाणु अविभाज्य कण। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अविभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसको और भाग नहीं दिया जा सकता। मतलब परमाणु वस्तु को काटेंगे तो सबसे जो छोटा कण होगा वही हमारा परमाणु। तो ये पहला नियम सिद्धांत में यही है। दूसरा सिद्धांत में बोला एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं तब तत्व बनते हैं। जैसे देखिए एक ही परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु ये आपस में मिलेंगे तब लोहे का छड़ बनता है। तो वही तो तत्व है। लोहे का छड़ किससे बना हुआ है? एक ही प्रकार के परमाणु मिले हुए, तो वही क्या चीज है? तत्व है। तो दूसरा उसने यही बोला था एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं तब क्या बनते हैं? तत्व बनते हैं। तीसरा बोला था ठीक है अलग अलग परमाणु या अलग अलग तत्व आपस में क्रिया करते हैं तब यौगिक बनता है। तो डाल्टन ने हमारे को परमाणु, तत्व, यौगिक इनके बारे में बेसिक जानकारी दिया था। परमाणु, तत्व, यौगिक के बारे में बेसिक जानकारी दिया था। एक ही प्रकार के या एक अलग अलग तत्व आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है? यौगिक बनता है। ठीक है, उसने चौथा पॉइंट बताया, क्योंकि हम रसायन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रसायन। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई। तो उसने चौथा बोला था कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें परमाणु का पूर्ण व्याख्या है। पूर्ण व्याख्या है मतलब उसमें परमाणु ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया लिख दिए जिसमें परमाणुओं का पूर्ण व्याख्या है। सोडियम Na एक परमाणु तो सोडियम भी एक परमाणु, Ag एक परमाणु तो Ag भी एक परमाणु, Cl एक परमाणु तो Cl भी एक है, नाइट्रोजन एक है तो A भी एक है, ऑक्सीजन 3 है तो A भी 3 है। लेकिन क्या नया परमाणु बना? जितना अभिकारक में थे उतना ही उत्पाद में थे। कुछ भी एक चीज नया चीज नहीं हुआ। इसलिए बोला कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें परमाणु का पूर्ण व्याख्या होगा, अर्थात परमाणु को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस टाइप से बात रखा उसने। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में क्या रखा। पहला रखा कि परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु को काटा नहीं जा सकता और भागित किया नहीं जा सकता और तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा बोला एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे लोहे के परमाणु आपस में मिले तो क्या बना लिए? तत्व बना लिए। तो एक ही प्रकार परमाणु मिलकर तत्व बनता है। तीसरा बोला उसने अलग अलग तत्व जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। चौथा उसने अपने सिद्धांत में रखा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें परमाणु का पूर्ण व्याख्या होता है, मतलब परमाणु को न उत्पन्न किया जा सकता है और ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग ध्यान से सुनो। हम लोगों का कोशिश ये था कि ये हमारा कुछ कम समय में बन पाए। ठीक है, और हाँ आपके पास पहुंचता है, आपको अगर समझ में आता है तो आप अच्छा लगा तो आप अपने साथियों को बता सकते हैं कि और हाँ एक चीज ध्यान देने, हमारा क्लास आज से चालू हुआ है, ये 4 जनवरी से चालू हुआ है और हमारा हर दिन चैप्टर 1 से चालू हुआ है। तो हर दिन एक एक क्लास का वीडियो डालेंगे, रसायन का भी बनाएंगे, फिजिक्स का भी बनाएंगे और हर दिन एक एक क्लास का देंगे ताकि आप लोग गांव में भी कहीं पर भी रहो आपको मिले तो आप इसको पढ़ते रहेंगे। तो ये जो 3 महीना में एग्जाम होगा वो कवर हो सके। तो हम लोग आज का पहला टॉपिक था रासायनिक संयोग का नियम। इसमें 6-7 नियम थे, हम 6-7 नियम को समझा दिया। हमारा आप साथ देवें और आप ही का भलाई होगा। और हमारा अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और वीडियो देख के रसायन समझ सकें। कट कर